हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इसमें सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो फीडबैक्स दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और साथियों, इसके साथ साथ जो है आज आपका जो करंट अफेयर का अर्धवार्षिकी करंट अफेयर है उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे जो उसका वन लाइनर जो करंट अफेयर है उसको छोटे छोटे पार्ट में, जैसे जो सबसे पहले जो राष्ट्रीय करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, इन सब को जो है छोटे छोटे 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो भी आप लोगों का साथ साथ में तैयार होता चले। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। सारे आपका जो सिलेबस है उसके साथ साथ जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है उन सब को प्रॉपर जो है कवर कराया जाएगा। और इसके साथ साथ सेकेंड पेपर जो हिंदी है उसे भी प्रॉपर कवर कराया जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इसमें अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं को उसके सन के साथ सुमेलित करने की बात कर रहा है। अकबर द्वारा जो महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे, जैसे दासाला सिस्टम, मजहर की उद्घोषणा, जजिया का उन्मूलन, इबादत खाने का निर्माण। अगर हम बात करें 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया जो लगाया जाता था हिंदुओं पर उसका उन्मूलन कर दिया था, उसको समाप्त कर दिया था। 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण कराया गया था। 1579 ईस्वी में अकबर द्वारा मजहर की घोषणा की गई थी और 1582 ईस्वी में दासाला सिस्टम को लागू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, CDBA, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? मोहम्मद बिन कासिम ने, महमूद गजनवी ने, शेरशाह सूरी ने या फिर अकबर ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी द्वारा एक तरफ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ चांदी का सिक्का जारी किया गया था। ठीक है। और अगर हम बात करें, महमूद गजनवी ने अपने सिक्के पर एक और कलमा लिखवाया था और दूसरी तरफ संस्कृत में अनुवाद कराया था। तो यह जो है ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। महमूद गजनवी के बारे में यह कथन कहा गया है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकुल्लम का युद्ध कब हुआ था? चोल और उत्तर चालुक्य के मध्य हुआ था, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, चोल एवं होयसल के मध्य हुआ था, चोल एवं पांड्यों के मध्य हुआ था? किसके मध्य हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? 949 ईस्वी में तकुल्लम का युद्ध हुआ था। और इसे तकुल्लम के युद्ध को राक्षसी तरंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय द्वारा जो चोल शासक जो हैं आदित्य राज को पराजित किया गया था। ठीक है। इसमें जो है चोल शासक परातंक फर्स्ट को, राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण तृतीय है, इसने चोल शासक परातंक फर्स्ट को पराजित किया था। और कब हुआ था? 949 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था और इसे ही राक्षसी तरंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? अर्धमागधी भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में या फिर संस्कृत भाषा में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्धमागधी भाषा में। जो प्रारंभिक जैन साहित्य है वह अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए सही है। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे कहाँ पे? गुफ्फर काल में, बुर्ज होम में, मारतंड में या फिर मेहरगढ़ में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुर्ज होम में शवों के साथ जो मनुष्यों के शव होते थे उनके साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता था। और वहाँ पे पुनर्जन्म में ऐसी आस्था रखी जाती थी कि जो उनका प्रिय पशु होता था उसे उसके साथ दफनाया जाता था। और इसके साथ साथ लोग पूर्व जन्म या कह सकते हैं कि इहलोक और उहलोक जैसे पृथ्वी के बाद जीवन में भी विश्वास रखते थे। ठीक है। इसलिए जो है कुत्तों को भी उनके साथ दफनाया जाता था। ऑप्शन बी जो है वो सही है, बुर्ज होम में यह। और यह बुर्ज होम अगर पूछ ले कहाँ पे है तो यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह एक नौपाषाणिक बस्ती है। ठीक है, नौपाषाणिक बस्ती है। और बुर्ज होम में ही लोग गर्तावास में रखते थे। ठीक है। जैसे इनके जो घर होते थे वो ज़मीन पर न हो करके ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद करके
उसके अंदर गुफा में रहते थे, ठीक है, बुर्ज होम में ही। और कहाँ पे है आपके, जम्मू कश्मीर में है। और यहीं पे लोग गर्तावास में रहते थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है पूछा गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के, सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1813 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। और इसमें 6 सदस्यीय बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था कि कंपनी के व्यापारिक मामलों को छोड़कर, जैसे जो असैनिक हो गए, सैनिक हो गए, राजस्व हो गए, इनसे संबंधित मामलों की देख रेख करना, सुझाव देना, यह जो है इसमें इनके अंतर्गत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे इनके अंतर्गत आते थे। और इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 थी, ये भी याद रखिएगा। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन में, सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण विनोबा भावे को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में शुरुआत की गई थी, जिसे नमक तोड़ो या नमक कानून भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी में भाग लेने के कारण इन्हें सबसे पहले या पहली बार इन्हें गिरफ्तार किया गया था, किसे? विनोबा भावे को, ठीक है। विनोबा भावे मतलब एक जाने जाते हैं किस लिए, जो बहुत ही फेमस है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुख्य रूप से विनोबा भावे को किस लिए जाना जाता है। आज़ादी के बाद इनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था, जो सफल भी रहा था, जिस लिए जो है इन्हें बहुत ही मतलब अच्छे से जाना जाता है। आप लोग बताइएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919 या 13 अप्रैल 1916? इसका सही आंसर 1919, 13 अप्रैल 1919 सी हो जाएगा, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह सैफुद्दीन कीचलू और डॉक्टर सतपाल जो नेता थे, इनके विरोध में वहाँ पे एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, जहाँ पे जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? 1909 ईस्वी, 1910, 1911 या 1912? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में जब जॉर्ज पंचम जो इंग्लैंड के सम्राट बने, और उसके बाद उनके द्वारा जो है महारानी जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत की यात्रा पर आए थे, जो जब तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, उसी समय जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। जो राजधानी कलकत्ता थी उसे हस्तांतरित करके दिल्ली कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1911 ईस्वी में। महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप से, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से? आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम समुदाय के साथ। महाल मतलब होता है गांव, और महलवाड़ी व्यवस्था या महलवाड़ी बंदोबस्त जो है वो पूरे गांव के साथ किया जाता था। और इसमें जो भू राजस्व की वसूली का दायित्व है वह जो गांव के मुखिया होते थे उनके ऊपर यह जिम्मेदारी दी जाती थी, उनको यह जिम्मेदारी दी जाती थी कि वह गांव से भू राजस्व की वसूली करके ब्रिटिश सरकार को दे, ठीक है। तो महलवाड़ी बंदोबस्त जो है वो पूरे गाँव के साथ किया जाता था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टोटल 3 जो बंदोबस्त वो किए गए थे, एक आपका रैतवाड़ी बंदोबस्त था, ठीक है, उसके बाद महलवाड़ी बंदोबस्त था, और एक जो है आपका जमींदारों बंदोबस्त था, ठीक है, जो मुख्य रूप से जमींदारों के साथ किया गया था। रैतवाड़ी बंदोबस्त जो था वह किसानों के साथ, और जो महलवाड़ी बंदोबस्त था वो आपके ग्राम समुदायों के साथ किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि जो महलवाड़ी बंदोबस्त है वह भारत में स्थित कुल भूभाग के कितने प्रतिशत पर महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था? तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, टोटल 19% भाग पर, ठीक है, टोटल 19% भाग पर महलवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था। सॉरी 19 नहीं, महलवाड़ी जो है वो 30 है, ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त 30% भाग पर लागू किया गया था। और अगर हम बात करें जो जमींदारी व्यवस्था है, जमींदारी वह टोटल 19% भाग पर लागू किया गया था।
और जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है जो सीधे किसानों के साथ किया गया था वह 51% भूभाग पर लागू किया गया था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत 51% भूभाग आता था, महलवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत 30% और जमींदारी बंदोबस्त के अंतर्गत 19% भूभाग शामिल था। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? नील, अमेजन, कांगो या मिसिसिपी, मिसौरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन अगर अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से पूछे तो विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रधान याम्योत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अंध अर्थात अटलांटिक महासागर में। अंध महासागर को ही अटलांटिक या अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहा जाता है। अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में या फिर प्रशांत महासागर में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंध महासागर में। देखिए प्रधान याम्योत्तर या विषुवत रेखा जो एक दूसरे को अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में काटते हैं, जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है और विषुवत रेखा है, यह दोनों अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटते हैं। आप देखेंगे गिनी तट के पास जो है यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को काटती हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर, दिसंबर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवंबर, दिसंबर। तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो शीतकालीन वर्षा होती है और तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। ठीक है, तमिलनाडु में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, जबकि अन्य भारतीय प्रायद्वीपीय भारत में जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और तमिलनाडु में जो होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, जहाँ से बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु के क्षेत्रों में वर्षा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड? कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 या फिर 1, 4 या 1, 3? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4। 2, 3 और 4, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनकी सीमाएं जो है उत्तर प्रदेश से लगती हैं, लेकिन पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2001 से लेकर के 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वह कितनी थी? 20.46%, 20.09%, 22.19% या 18.69%? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 2001 से लेकर के 2011 तक उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.09% थी। देखिए 1 से लेकर के 2011 तक उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20.09% थी और देश की दशकीय जनसंख्या कितनी थी? 17.07%। अगर भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि पूछ ले 2001 से 2011 तक तो वह थी 17.07%। ठीक है, और अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश की तो वह 20.09% था। विशेष आर्थिक क्षेत्र से स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन जो होता है, इस नीति की घोषणा कब की गई थी? अप्रैल 2000 ईस्वी में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में या फिर अप्रैल 2003 में? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल 2000 ईस्वी में SEZ या स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए सही है। अदृश्य निर्यात, इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या है? सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, तस्करी से सामान का निर्यात? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवाओं के निर्यात को अदृश्य या इनविजिबल निर्यात कहा जाता है। जैसे अमेरिका में बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो IT से रिलेटेड हैं, जिसमें इंडिया के जो लोग हैं, इंडियन नागरिक जॉब करते हैं और वो यहीं पे रह करके अमेरिकी कंपनी में जॉब करते हैं। तो जो अपना सेवा है वो प्रदान करते हैं कहाँ पे? अमेरिकी कंपनी में, लेकिन रहते यहीं पे हैं। इनविजिबल मतलब सेवा क्षेत्र जो है वह इनविजिबल या अदृश्य निर्यात या अदृश्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, दूसरी या फिर पहली? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन सी सही है। देखिए खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी और इस समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित इसे किया गया था। 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी सही है। गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? धातुओं के व्यापार से, ऋण पत्रों के व्यापार से,
सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से या शस्त्रों के व्यापार से। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गिल्ड एज्ड बाजार जो है या सरकारी प्रतिभूतियों का जो व्यापार होता है, जो खरीद बिक्री होती है, उसे गिल्ड एज्ड बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, इनमें नीति का पूरा स्वरूप क्या है? नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ऑप्शन बी सही है। यह जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना जनवरी, नीति आयोग की जो स्थापना है जनवरी 2015 में की गई थी। ठीक है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। सही उत्तर का चयन कीजिए। सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखते हों, पंचायती राज का सदस्य बन सकते हैं। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह होते हैं, अर्थात उसके लिए जो है एलिजिबल होते हैं। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों, पंचायती राज की सदस्यता के लिए एलिजिबल होते हैं। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है, सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, वे सभी पंचायती राज की सदस्यता के लिए एलिजिबल होते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही है। देखिए, स्थानीय स्वशासन जिसका तात्पर्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसकी सिफारिश को माना गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को मान करके त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था का गठन को स्वीकृति या उसको मंजूरी दी गई थी। जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में इनके द्वारा सुझाव दिया गया था कि ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, और 1958 में जो आपकी यह संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, इसने इनकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया था और उसके बाद जो है त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया गया था। ठीक है, और इसी के परिणाम 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन और 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं का गठन किया गया था। ठीक है, इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, भारत का राष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लोकसभा का अध्यक्ष के पास यह शक्ति होती है, वह यह निर्धारण करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर 120 दिन। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 दिनों तक, अर्थात 2 महीने तक अगर किसी सांसद द्वारा संसद को बिना सूचित किए हुए या उसकी बिना अनुमति के उसकी सदस्यता या कह सकते हैं कि उसकी बैठक से बाहर रहता है या उसकी बैठक में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो याद रखिए 60 दिन या 2 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्ष्यों के रूप में माना जाता है? शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। 1 और 3 सही है, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है या सभी सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। विधि के शासन के रूप में जो लक्षण हैं इसमें आ जाएगा आपका शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता तथा नागरिकों का अधिकार। ये सभी जो है आपके विधि के शासन के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम पूछ ले विधि का शासन जो है कहाँ से लिया गया है, तो विधि का जो शासन है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन। ठीक है, और विधि की साम्यक प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से,
विधि की साम्यक प्रक्रिया लिया गया है अमेरिका से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपके जापान से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है, स्विट्जरलैंड के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, भारत शासन अधिनियम 1935 या कनाडा के संविधान का। इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। और ऐसा क्यों है, क्योंकि भारतीय संविधान में ज़्यादातर जो हिस्से हैं, ज़्यादातर भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया है, जो भारतीय संविधान है उसका ज़्यादातर हिस्सा या ज़्यादातर भाग जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान जो है सबसे अधिक ऋणी किसका है, भारत शासन अधिनियम 1935 का। और इसमें अगर हम पूछ ले कि इसमें क्या क्या लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, तो इसमें जैसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना, स्वतंत्रता एवं अखंड न्यायपालिका, प्रांतीय एवं केंद्रीय विकेंद्रीकरण, केंद्र राज्य के मध्य संबंध, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था, इन सभी व्यवस्थाओं को जो है 200 से अधिक धाराओं को इसमें जोड़ा गया था भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रक्त होता है एक संयोजी उत्तक, एक उपकलित उत्तक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त जो है ब्लड एक संयोजी उत्तक है, ऑप्शन ए सही है। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठीय वाला हृदय पाया जाता है, बंदर, मगर, मछली या फिर मेढक। इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेढक में। मेढक में जो है वो 3 चैम्बर्स हृदय पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, मेढक जो एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है, इन्हें सभी प्राणी अर्थात उभयचर होते हैं और ये सभी असमतापी हैं। ये श्वसन अपने क्लोम अर्थात त्वचा और फेफड़ों के माध्यम से करते हैं और इनमें 3 चैम्बर का हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद होता है और एक निलय होता है। नेक्स्ट देखिए, भारी जल क्या है, भारी जल शीतलक में काम आता है, मंदक में एक प्रकार की औषधि है या फिर ईंधन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदक के रूप में काम आता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में उन्हें संतुलित करने के लिए किया जाता है, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे होते हैं, श्रेणीबद्ध संयोजन में, समानांतर संयोजन में, श्रेणीबद्ध और समानांतर संयोजन में, प्रत्येक कक्ष में श्रेणीबद्ध संयोजन और दूरी जगह समानांतर संयोजन में। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समानांतर संयोजन में। देखिए, घरेलू बिजली के जो तार होते हैं इसमें प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इससे प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होता है और इसी के साथ में समानांतर क्रम में संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी सही है। डेसिबल किसे नापने की इकाई है या डेसिबल मापने के लिए, किसे मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डेसिबल से वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें साधारण बातचीत में जो 10 से 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है 10 से 20 डेसिबल होती है। और लाउड स्पीकर जो है साधारण बातचीत में 10 से 20 होता है, और अगर हम तेज़ से बातचीत करते हैं जैसे झगड़ा में, वहाँ उसमें जो है 20 से 40 होता है। और लाउड स्पीकर जो है वो 70 से अधिक होता है। लाउड स्पीकर से जो ध्वनि की तीव्रता है वो 70 डेसिबल से अधिक होती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।